हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखो, आपका डीएलएड का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और अभी डीएलएड का एग्जाम ही चल रहा है, लेकिन अभी तक जिस बच्चे का डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं विज्ञान के टॉप 60 इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है? इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है ये बताना है। मलेरिया, हाइजा, कैंसर या एंथ्रेक्स। संक्रामक रोग क्या होता है? जो छूने से फैलता है, यानी कि जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरा व्यक्ति में जाता है, वो संक्रामक रोग होता है। आपको बताना है कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? बताइएगा, अकार्बनिक यौगिक कौन है? अल्कोहल, ईस्टर, अमोनिया या फिर मीथेन। तो अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया क्या हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन ना हो। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। इसमें कार्बन है नहीं है, तो ये हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। कौन? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है? अगर हम मान लीजिए ए से बी बदल दिए, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया पहले समझिए क्या होता है। अगर हम ए से बी में बदल दिए तो हम बी से ए नहीं बदल सकते, तो इसको कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। जैसे देखिए क्या है, ऑप्शन ए पढ़िए, दूध से आइसक्रीम बनना। तो अगर हम दूध से आइसक्रीम बना देंगे तो क्या हम आइसक्रीम से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? देखिए, रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ए पदार्थ है, हम ए पदार्थ को बदल दिए बी पदार्थ में। हम ए पदार्थ को बी में बदल दिए, लेकिन हम बी से ए में नहीं बदल सकते हैं। हम ए से बी बदल दिए, लेकिन हम बी से ए नहीं बदल सकते हैं, तब इसको कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। अगर हम इसको बदल देंगे, अगर मान लीजिए कि ए से बी बन गया और फिर हम बी से ए बना देंगे, तो अब हम इसको कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। तो समझिए पहले ऑप्शन पढ़िए क्या है। ऑप्शन ए है दूध से आइसक्रीम बनना। मान लीजिए आप दूध से आइसक्रीम बना दिए, तो क्या आप आइसक्रीम से दूध नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, इसको भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी पढ़िए, दूध से दही बनना। अगर दूध से दही बना दिए तो क्या आप दही से दूध बना सकते? नहीं बना सकते, मतलब ये रासायनिक प्रक्रिया है। अगर नहीं बना सकते तो है। दूध से घी का निकलना, तो क्या अगर दूध से घी निकल गया तो हम घी से दूध निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, मतलब ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से मक्खन निकालना, अगर दूध से मक्खन निकल गया तो मक्खन से दूध नहीं बना सकते हैं, मतलब ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन ऑप्शन ए में बोला था दूध से आइसक्रीम का बनना। अगर दूध से आइसक्रीम बन गया तो हम आइसक्रीम से दूध बना सकते हैं, तो मतलब ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये भौतिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन है, जरा ये बताइएगा। तो SiO2 ये कांच का महत्वपूर्ण घटक है। SiO2 ये क्या है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में लगभग कितना समय लगेगा? देखिए, अर्ध आयु माने आधा वाला आयु, तो अगर अर्ध आयु 6 महीना है तो उसको 1/16वां हिस्सा होने में कितना समय लगेगा? तो 2 वर्ष का समय लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों
जो सूक्ष्म और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे क्या है? बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने सूक्ष्म जीव जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विषाणु कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी वायरस। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? यकृत, पित्ताशय, आंत तो है लेकिन कॉर्निया ये आंख का हिस्सा होता है, पाचन तंत्र का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि, अस्थि मतलब जिसको बोलते हैं हड्डी, तो हड्डी का एक मुख्य खनिज तत्व कौन होता है? कैल्शियम। कैल्शियम होता है हड्डी में ना, जो कि मजबूत बनाता है हड्डी को। तो अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। अगला सवाल है आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का। आकाश हमें नीला दिखाई देता है किस कारण से? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। अगला सवाल है निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? धुआं, क्लोरोफिल, रूबी ग्लास या दूध। देखिए दूध हो गया, धुआं हो गया, रूबी ग्लास, ये कोलाइड होता है, लेकिन क्लोरोफिल ये कोलाइड नहीं होता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्ती में पाया जाता है जिसके वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से। याद रखिएगा बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो 1 बढ़ जाता है। किसके उत्सर्जन से? बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर जो चित्र बनते हैं वो किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, गामा रे या फिर पराबैंगनी किरणें। तो वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण टेलीविजन के पर्दे पर चित्र बमवर्षण बनते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा है, बताइएगा आकाशगंगा क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह है, शनि का एक ग्रह है, गैलेक्सी है या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह ये है। तो जो आकाशगंगा है ये गैलेक्सी है। आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य का विकिरण है माइक्रो तरंग। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण कौन है? तो माइक्रो तरंग सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। अगला सवाल विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर। बंदर से ही बोला जाता है मनुष्य का विकास हुआ। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो अदिश राशि कौन हो जाएगा? शक्ति, ये अदिश राशि है। बाकी बात वेग हो गया, बल हो गया, चुंबकीय प्रेरण, ये सदिश राशि होता है, लेकिन शक्ति अदिश राशि है। अगला सवाल है किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोच्चतम विकिरक है? किस रंग का? तो ये हो जाएगा काला। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो काला रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर हम ऑप्शन में देखें तो कॉपर होता है। अगर ओवरऑल की बात करें तो सिल्वर होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। सिल्वर के बाद तांबा आता है, कॉपर आता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है Kr जिसका परमाणु संख्या 36 और परमाणु द्रव्यमान है 86। उसके बाद है Rb जिसको कहते हैं रुबिडियम, जिसका परमाणु संख्या है 37 और द्रव्यमान संख्या है 87, को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देखिए अगर हम Kr क्रिप्टन अगर हम इसमें निकालें न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होगा? न्यूट्रॉन निकालिए तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान में से घटाना है परमाणु संख्या। तो Kr का द्रव्यमान संख्या 86, परमाणु संख्या है 36। 86 में से 36 घटाइए, 6 में से 6 0, 8 में से 3 गया 5।
माने क्रिप्टन में कितना है न्यूट्रॉन की संख्या 50। अब रूबिडियम में निकालिए न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 87 में से परमाणु की संख्या 37 घटाएंगे तो 7 में से 7 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, मतलब इसका भी न्यूट्रॉन की संख्या 50 है। मतलब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या 50 है, तो इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, माने न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है। न्यूक्लियन जो है ये किसके लिए सामान्य नाम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि जैसे परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियन सामान्य नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला सवाल है बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं। जो बीटा कण होता है ये किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं ये बताना है, तो ऋणात्मक आवेश। बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करते, याद रखना है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 28 ग्राम होता है। यहाँ देखिए किलोग्राम भी है, किलोग्राम नहीं, 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 28 ग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला सवाल है सजावटी पौधा है जिसको सजावट के लिए, तो कैक्टस, ये सजावटी पौधा होता है। सजावटी पौधा कौन है, कैक्टस है, याद रखिएगा। अगला सवाल है औषधीय पौधा है। औषधीय माने जिसका प्रयोग दवाई बनाने में करते हैं, कपास, नीम, जौ या साल, तो औषधीय पौधा का उदाहरण हो जाएगा नीम, ये औषधि वाला पौधा होता है, याद रखना है। अगला सवाल है खाद्य उत्पादक पौधे हैं। खाद्य उत्पादक पौधे कौन है, मकई, ये खाद्य उत्पादक पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो कोशिका में जो राइबोसोम है ये इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम माने राइबोसोम्स, इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है कोशिका में सूत्र कणिका का क्या कार्य है, तो कोशिका में सूत्र कणिका का काम होता है ऊर्जा पैदा करना। कोशिका में सूत्र कणिका का क्या काम होता है, ऊर्जा पैदा करना होता है कोशिका में सूत्र कणिका का कार्य। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, कहाँ, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। मनुष्यों के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको ना तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को संचालन मेरुदंड करता है। कौन करता है, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, बताइएगा, तो वो होता है आलू। आलू का जो है ना उसके तने से उत्पादन होता है, आलू बनता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, कोशिका में जो द्रव होता है उसके आने जाने का नियंत्रण कौन करता है कोशिका में, तो कोशिका झिल्ली। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शोषण व रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है, तो मेडुला ओल्वांगेटा। मस्तिष्क का ये जो भाग है ना मेडुला ओल्वांगेटा, ये शोषण और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है, तो 80 mmg यानी कि 80 mmHg होता है, मतलब डायस्टोलिक दबाव, याद रखिएगा, मैंने जिसे कहते हैं रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है, तो किसकी उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण, तो नीला कलर में ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सी गैर आवश्यक प्रक्रिया है? कौन सी गैर आवश्यक जीवन है बताइएगा? उत्सर्जन, पोषण, संचरण या फिर प्रजनन? तो गैर आवश्यक जीवन ये हो जाएगा संचरण। कौन सी गैर आवश्यक जीवन है? तो संचरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, बताइएगा। क्रायोजेनिक्स यह एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो निम्न ताप से संबंधित है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो कि निम्न ताप से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला सवाल है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो यह एक समान त्वरण से चलता है। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति कब न्यूनतम होती है? तो जब यह कांच से होकर गुजरेगी तब प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो पहले कमता है, बाद में बढ़ता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले तो घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो किसी दीपक की बत्ती से तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। अगला सवाल है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं? तो उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं। अगला सवाल है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक ये तांबा से निर्मित होते हैं। तो से तड़ित, तो से तांबा। तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तांबा से। अगला सवाल है, पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन सा है? तो होता है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है क्वार्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। अगला सवाल है, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। तो सबसे अनुकूल ईंधन होता है हाइड्रोजन। सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी क्या है? ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसके निदान में किया जाता है? तो मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था बैक्वेरेल ने। किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे बैक्वेरेल थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की स्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्यों? तो विद्युत स्त्रीक में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है इसलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। कोई भी ट्यूब लाइट है उसमें चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं ये बताना है। तो होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। जल के सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3 COOH एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों?
क्योंकि याद रखना है यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो अंधापन आ सकता है CH3COOH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। अगर हम इसको अंदर ले यानी कि अगर ले लेंगे ना आग के अंदर तो अंधापन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो साइकस को जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।